नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी कक्षा 10 की पहली एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। अब कोई भी प्रश्नावली हो उसके नाम के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा बहुपद क्या है तब तक हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुपद होता क्या है। वैसे तो इसके नाम से पता चल रहा है बहुपद यानी कि जिसके अंदर बहु का अर्थ हो गया ज्यादा पद हो, यानी वह बीजीय व्यंजक, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। जैसे मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें भी ज्यादा पद होते हैं वही बहुपद होता है। जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 10, ये एक बहुपद है। हमें ध्यान क्या रखना है, ये बहुपद है। मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको कि वैसे बहुपद होते कौन से हैं, क्योंकि ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, अगर किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर अगर चर राशि के ऊपर अंडरूट लगा हुआ आ जाए, या फिर बटे के अंदर कोई भी चर राशि आ जाए, या फिर किसी भी चर राशि की घात है वो आधी आ जाए, या फिर किसी भी चर राशि की घात है वो एक भिन्न के रूप में आ जाए, यानी कि p/q के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में, या फिर कोई भी चर राशि हो जिसकी घात अगर माइनस में दी गई है, अगर ये किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर हो तो वो बहुपद नहीं होता। तो हमें सबसे पहले ये देखना भी है कि जो भी हमें व्यंजक दिया गया उसके अंदर कहीं चर राशि के ऊपर अंडरूट लगा हुआ नहीं है, या फिर बटे के अंदर चर राशि नहीं है, या फिर घात है वो एक भिन्न के रूप में तो नहीं है, या फिर माइनस में नहीं है। अगर ये किसी के अंदर आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता। आपकी कक्षा 10 के अंदर कुछ बहुपद के प्रकार दिए हुए हैं इस प्रश्नावली के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद की घात क्या है। ये बहुपद तो हमने पढ़ लिया, वह बीजीय व्यंजक है जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है, और मैंने एक उदाहरण भी दिया है। आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक चर में बहुपद ही पढ़ना है। यहां देखिए, इसमें केवल एक ही चर राशि काम में लिखी है, x बार बार लिखी गई है, लेकिन है एक ही चर राशि x, तो ये एक चर के अंदर बहुपद है। अब अगर किसी बहुपद के अंदर देखिए दो चार चर राशि हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसके अंदर तीन चर राशि है, हमें केवल एक चर के अंदर बहुपद पढ़ना है, और इस प्रश्नावली के अंदर हमें केवल द्विघात बहुपद पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? जो भी हमें बहुपद दिया जाए, यानी बहुपद के अंदर चर राशि की जो अधिकतम घात होती है, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये लाइन आप समझे होंगे, नहीं समझे तो दोबारा बता देता हूं। देखिए, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद के अंदर जो भी चर राशि ली जाए उसके अंदर हमें देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है, और जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे 2x प्लस 7 x² प्लस 7x प्लस 10, x की घात 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, x की घात 4 प्लस 3x³ माइनस 3x² प्लस 2। इनको आप ध्यान से देखिए। एक ये बहुपद दिया गया है जिसमें चर राशि x है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? एक ही है, तो यहां बहुपद की घात क्या होगी? एक होगी। और इसके अंदर देखिए आप चर राशि यहाँ पे x काम में लिखी है, यानी कि ये एक चर के अंदर बहुपद है, और चर राशि की घात है वो 2 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। और इसमें देखिए आप एक ही चर राशि में बहुपद है, ये एक चर राशि को बार बार लिखा गया है,
और यहाँ चर राशि की अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। और इसके अंदर देखिए आप एक चर राशि को 3 बार लिखा गया है, तो ये एक चर के अंदर बहुपद है और इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी। अब देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार यहां हम केवल घात के आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पे, घात के आधार पे, यानी कि केवल घातों के आधार पे बहुपद के जो प्रकार बने केवल वो ही पढ़ेंगे। तो घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले आता है, पहले थोड़ा सा मैं इन्हीं में समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए आप, इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इस बहुपद को क्या कहेंगे हम, रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। इसमें देखिए चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसको क्या कहेंगे हम, द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। और यहाँ देखिए चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। और इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो इसको कहेंगे चतुर्घातीय बहुपद। तो आप घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार समझ भी गए होंगे, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले देखिए आप रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। दोबारा देखिए, यानी वह बहुपद जिसके अंदर चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे इसके 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। 2x + 5, 3x + 4, 2x + 9, 4x + 7। इनमें देखिए सब के अंदर चर राशि की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये क्या है, रेखिक बहुपद है। कौन से बहुपद है, रेखिक बहुपद। अगला प्रकार देखिए दूसरा इसका, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे x² + 7x और प्लस के 10, x² - 7x + 10, x² + 2x + 1। इनमें देखिए आप, इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। और इसमें भी चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, द्विघात बहुपद है। और सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है इसमें, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। मैंने आपको 2 प्रकार बताए, रेखिक बहुपद। दोबारा बता रहा हूं, रेखिक बहुपद यानी वह बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें वह बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर राशि की घात है वो अधिकतम घात 2, द्विघात बहुपद कहलाता है। और त्रिघात क्या होगा, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। और चतुर्घात जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 4। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमें द्विघात बहुपद को पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद की परिभाषा और कुछ एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इनका मानक रूप, मैं दोबारा से बता रहा हूं। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, यानी द्विघात बहुपद है वो इस रूप का होता है। केवल इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि a ≠ 0, यानी a की जगह 0 नहीं होना चाहिए।
अगर a की जगह 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए आप, जैसे ax² प्लस bx प्लस c है, अगर यहाँ a की जगह 0 कर दिया जाए तो 0 गुना x² प्लस bx प्लस c, यानी 0 को आप x² से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस bx प्लस c। अब 0 को अगर आप bx में जोड़ोगे तो bx ही होगा और प्लस में c है। अब देखिए यहाँ चर राशि के अधिकतम घात क्या बची है, 1 बची है, तो ये रेखिक बहुपद बन गया। क्या बन गया, ये रेखिक बहुपद बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि a की जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात तो थोड़ी सी समझिए आप, क्योंकि आपकी जो चौथी प्रश्नावली है वो द्विघात समीकरण है और ये क्या है, द्विघात बहुपद से संबंधित है ये। अब द्विघात समीकरण और बहुपद इनमें अंतर क्या होता है, देखिए जैसे मैंने द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात बहुपद का रूप लिखा मैंने, तो ये तो हो गया बहुपद, और अगर मैं समीकरण लिखूं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कहने का अर्थ हो गया, छोटी सी निशानी है इसकी, थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ आगे कोई संख्या दी गई है या 0 दिया हुआ है तो समझिए वो समीकरण है, और बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो क्या है, बहुपद है। तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के अंदर सबसे बड़ी चर राशि क्या होती है, 2। अब अगर आप किसी भी बहुपद को हल करोगे, हल करने का मतलब ये हो गया कि उस बहुपद के अंदर जो भी चर राशि काम में ली गई है उस चर राशि का अगर आप मान ज्ञात करोगे तो कितने मान प्राप्त होंगे। देखिए अगर आप रेखिक बहुपद को सरल कर रहे हो, किसको, रेखिक बहुपद को, तो चर राशि की सबसे बड़ी घात एक ही होती है, इसलिए रेखिक बहुपद को अगर आप सरल करोगे तो आपको 1 शून्यांक प्राप्त होगा। द्विघात बहुपद को अगर आप सरल करोगे तो कितने शून्यांक प्राप्त होंगे, 2 शून्यांक प्राप्त होंगे। कितने, 2। अगर आप त्रिघात बहुपद को सरल करोगे तो त्रिघात बहुपद को अगर आप सरल कर रहे हो तो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी 3, तो x के 3 मान प्राप्त होंगे, यानी कि 3 शून्यांक प्राप्त होंगे। तो यहां देखिए अगर आप द्विघात बहुपद को सरल कर रहे हो तो कितने मान प्राप्त होंगे, मैंने अभी बताया 2 मान प्राप्त होंगे या 2 शून्यांक प्राप्त होंगे। हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के शून्यांक एक अल्फा और दूसरा बीटा, ये हमने मानना है। जो भी द्विघात, जैसे ये द्विघात बहुपद दिया गया है तो इसमें x का मान हो सकता है भी दोनों शून्यांक वो बराबर आ जाए या फिर अलग अलग आ जाए या फिर इनके अस्तित्व ही ना हो इनका। और वैसे हमने मतलब मेन बात तो यही है कि द्विघात बहुपद के अंदर चर राशि के 2 मान प्राप्त होंगे, तो एक को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। अब इसको वापस देखिए आप, ये x² का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक b है और ये एक अचर पद है। अब इन तीनों को हम a b c को गुणांक कहेंगे, क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। अब इन गुणांकों और ये जो 2 शून्यांक माने हमने अल्फा और बीटा या द्विघात बहुपद के जो भी शून्यांक आएंगे उन शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा वो देखेंगे। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं हम। शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध, क्या संबंध होंगे, पहला देखिए अगर हम शून्यांकों का योग करेंगे यानी x के जो भी मान प्राप्त होंगे, जैसे अल्फा और बीटा प्राप्त हुआ है, इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, -b/a, यानी x के गुणांक का ऋणात्मक और x² का गुणांक a, इन दोनों के विभाजन के बराबर होगा। यानी कि x का जो गुणांक है वो माइनस का करके उसमें x² के गुणांक का भाग देंगे तो ये योग के बराबर प्राप्त होगा। और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये किसके बराबर होगा, शून्यांक 2 है हमारे पास में, अल्फा गुणा बीटा कर दिया, ये c/a यानी अचर पद के अंदर अगर हम x² के गुणांक का भाग देंगे तो ये दोनों जो शून्यांक हमें प्राप्त होंगे उनके गुणनफल के बराबर होंगे। अब रही बात इसको हल करने की, अब इसको द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक तो है मध्य पद
का गुणनखंड करके, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरी है द्विघाती सूत्र विधि। कौन सी है? द्विघाती सूत्र विधि, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र विधि। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र विधि। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र विधि। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि ये द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है, और इन्हीं विधि से हम इनको भी सरल कर सकते हैं। लेकिन नए सिलेबस के मुताबिक, यानी कि आपका जो सेशन 2023-24 है, इसके अंदर सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है, मतलब उनको कम कर दिया गया, 30% कम कर दिया गया है। उसके अनुसार आपके सिलेबस में केवल चौथी प्रश्नावली के अंदर दो ही विधि है, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघाती सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ये पूर्ण वर्ग विधि है, वो हटा दी गई है। तो ये जो द्विघात बहुपद है, इनको हम गुणनखंड विधि से सरल करेंगे, और गुणनखंड विधि से सरल करने का फायदा ये है कि ये विधि अच्छी तरीके से इसमें सीख लेंगे, और जब चौथी प्रश्नावली को सरल करेंगे तो आधी जो एक्सरसाइज है, वो चौथी जो द्विघात समीकरण है, वो इसी पे आधारित है, गुणनखंड विधि पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद के बारे में बता दिया, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, प्रत्येक ग्राफ के अंदर दो एक्स खींचे गए हैं, एक तो x एक्सिस है और दूसरा y एक्सिस है। हमें क्या देखना है कि x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों के अलावा जो तीसरी जो रेखा दी गई है, यहाँ पे सीधी दी हुई है, यहाँ पे टेढ़ी दी हुई है, बाकी सबके अंदर ये रेखाएं इस x एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काट रही है या कितने बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है, उनको गिन लेंगे, वो ही px के शून्यक है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है x एक्सिस को कहीं पे ना तो स्पर्श कर रही है और ना इसको काट रही है, इसलिए यहाँ पे शून्यक, कोई शून्यक नहीं है, शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है। इसके अंदर देखिए, x एक्सिस को, ये जो तीसरी लाइन है, यानी कि y एक्सिस और x एक्सिस के अलावा जो रेखा या लाइन दी गई है, वक्र के समान दी गई है, ये x एक्सिस को यहाँ पे एक जगह काट रही है, इसलिए इसमें कितने शून्यक है? 1। और यहाँ पे देखिए, इस तीसरी आकृति के अंदर ये x एक्सिस को देखो, एक तो यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कितनी जगह काट रही है x एक्सिस को? 1 2 3। तो यहाँ पे शून्यक कितने हो गए? 3 शून्यक हो गए, शून्यकों की संख्या 3 हो गई। और इसमें दो जगह काट रही है x एक्सिस को, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। इसमें देखिए, आप यहाँ पे काट रही है 1, और वापस जाते वक्त काट गई 2, फिर ये हो गया 3, और इधर फिर काट गई है 4 जगह काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। इसमें देखिए, आप यहाँ पे काट दी और यहाँ पे स्पर्श कर रही है, और यहाँ पे स्पर्श कर रही है, 2 जगह तो स्पर्श कर रही है, एक जगह इसको क्रॉस कर रही है, तो इसके शून्यक कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए। यानी px के शून्यकों की संख्या पहले के अंदर तो 0 है, दूसरे के अंदर 1 है, तीसरे के अंदर 3 है, चौथे के अंदर 2 है, पांचवें के अंदर 4 है, और छठे के अंदर 3 है। उदाहरण 2 देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया है, वो बहुपद है x² + 7x + 10, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। और शून्यक के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करेंगे, यानी मध्य पद को विभक्त करके और फिर इसके गुणनखंड करेंगे, फिर हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना आप, क्योंकि यही विधि चौथी प्रश्नावली के अंदर फिर से काम आने वाली है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप। जब भी आप गुणनखंड विधि से अगर द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर रहे हो, तो एक तो स्क्वायर का पद और एक अचर पद, यानी कि सीधे संख्या का पद, इन दोनों का गुणा करवा लीजिए, इन दोनों का चिन्ह सहित गुणा करवाना है। x² प्लस का है और 10 भी प्लस के है, गुणा करवाएंगे तो 10x² हो गया। अब ध्यान रखना है आपको कि गुणनफल अगर प्लस में आए तो प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ करना, और अगर माइनस में आए तो माइनस का मतलब क्या होता है? घटाव करना। बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप।
यहाँ गुणनफल प्लस में आया है, पर प्लस का मतलब हो गया जोड़ करना। अगर माइनस में आए तो माइनस का मतलब हो गया घटाव करना। अब ये जोड़ घटाव करने का है वो देखिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। ये प्लस में आया मतलब जोड़ करना है, माइनस में आए तो मतलब घटाव करना है। किनका करना है? टुकड़ों का। 10 के यहाँ पे इसका जोड़ प्लस में है, सॉरी 10 का जो इनका 10 का और एक्स स्क्वायर का जो गुना है वो प्लस में है, मतलब 10 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, उनको फिर जोड़ना होगा। 10 के दो टुकड़े करने हैं, उनको फिर क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहां जो भी संख्या उसके दो टुकड़े करने होते हैं, फिर उनको घटाना होता है। अब दोबारा से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एक स्टेप से आप समझते जाइए, ये जोड़ क्या है, घटाव क्या है, टुकड़े क्या है, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे इनका गुणनफल प्लस में है, प्लस का मतलब टुकड़ों का जोड़ होगा, यानी 10 के आप ऐसे दो टुकड़े कीजिए, उनको जोड़ें तो क्या हो जाए? 7 हो जाए। 10 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनको जोड़ें तो क्या हो जाए? 7 हो जाए। अब अगर ये माइनस में होता तो 10 अगर माइनस में आ जाता 10 एक्स स्क्वायर, तो 10 कि हमें ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं कि उनको अगर हम घटाएं तो यहाँ बीच में जो संख्या दी गई है इसके बराबर बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गुणनफल भी प्लस में है और यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 के आप ऐसे दो टुकड़े करो, उनको जोड़ें तो क्या आ जाए? योग उनका 7 आ जाए, और वापस उनको गुणा करें तो 10 हो जाए। अब ये टुकड़े करेंगे कैसे? मान लीजिए आपको नहीं पता है कैसे करते हैं ये टुकड़े, तो देखिए आप इतना पता कर लीजिए कि 10 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है। देखिए 10 के अंदर 1 का भाग जा रहा है 10 बार, 2 का जा रहा है 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 2 बार, और 10 का जाएगा 1 बार। मैंने क्या कहा था कि 10 ये गुणनफल प्लस में आया तो 10 के ऐसे दो टुकड़े करो, उनको जोड़ें तो कितने हो जाए? बीच वाले पद में जो संख्या दी जाती है उसके बराबर हो जाए, यानी कि 7 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि 10 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है, वो हमने लिख लिया, 1 का 10 बार और 2 का 5 बार। अब इनको जोड़ के देखो योग किसका 7 हो रहा है, इनको जोड़ेंगे तो योग कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है। इनको जोड़ के देखो आप, योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है ना, और गुणा करेंगे तो 10 हो रहा है, मतलब हमारे टुकड़े बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स एक्स लिखोगे, अगर वाई स्क्वायर होता तो वाई वाई कर देते हैं हम यहाँ। तो टुकड़े तो हो गए। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप गुणनखंड विधि से सरल करो तो स्क्वायर का पद और अचर पद यानी सीधी संख्या का पद, इन दोनों का गुणा करवाएंगे, फिर देखेंगे वो प्लस का है कि माइनस का है। यहाँ पे प्लस का है 10 एक्स स्क्वायर, तो 10 के ऐसे दो टुकड़े किए हमने, जिनको जोड़े तो 7 हो जाए, 7 एक्स हो रहे हैं। अब रही बात इनके चिन्ह की, अगर आपने टुकड़ों का जोड़ किया है तो बीच वाला पद अगर प्लस का है तो दोनों किसके हो जाएंगे? प्लस के। अगर बीच वाला माइनस का है तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे घटाव करते तो अगर ये गुणनफल माइनस में आया हुआ होता तो कैसे करते हैं? सिंपल सा है, अगर ये माइनस में आया होता तो टुकड़ों का घटाव करते हैं, और घटाने के बाद में कितने बचने चाहिए? जो बीच में संख्या दी जाती उतने बचने चाहिए। फिर रही बात चिन्ह की, तो बीच वाला अगर प्लस का होता तो बड़ा टुकड़ा प्लस का कर देते, छोटा माइनस का। अगर बड़ा यहाँ पे बीच वाला पद प्लस का होता तो बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, अगर माइनस का होता तो बड़ा माइनस का छोटा प्लस का। लेकिन यहाँ पे तो हमने टुकड़ों का जोड़ किया है, तो जब भी आप टुकड़ों को जोड़ो, गुणनफल प्लस में है तभी जोड़ना है टुकड़ों को, तो बीच वाला पद प्लस का तो दोनों प्लस का कर दे, अगर बीच वाला माइनस का दोनों किसका करेंगे? माइनस का करेंगे। तो यहाँ ये दोनों टुकड़े प्लस के हो गए। ये आपको बीच वाले पद की जगह लिखना है, ये एक्स वाला जो पद है ना, इसकी जगह ये दोनों टुकड़े लिखने हैं। लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 2। अब इनमें से क्या कॉमन ले ताकि x प्लस 2 बच जाए? यहाँ तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। कई बार अगर दिमाग में ना आए, यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा हुआ हो, तो थोड़ी सी मतलब बड़ी संख्या आ जाए, पता ना चले भी क्या कॉमन आ सकता है, तो करना क्या है आपको? यहां तक तो हमने कर लिया। अब इस पद को आप चिन्ह सहित लिख लो, 5x प्लस के बटे में जो ब्रैकेट के अंदर आया है उसका पहला पद लिखिए, आप लिख दिया, x से x कट गया, क्या बच गया? प्लस के 5 बच गए। अब ये प्लस 5 यहाँ पे आप कॉमन ले लो, अब बिना सोचे समझे ये ब्रैकेट लिख दो आप। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखिए, लिख दिया। अब बाकी जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 कर देंगे, या फिर x प्लस 5 बराबर क्या होगा? 0। 2 या प्लस में उधर जाते किस में हो जाएगा? माइनस में।
या यहाँ 5 प्लस में है, उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में। ये द्विघात बहुपद था, हमने सरल किया, x के 2 मान प्राप्त हुए। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा -2, और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा -5। अब हमें करना क्या है, देखो सुनेंग ज्ञात कीजिए, यहां तक तो हमने कर लिया, लेकिन आगे दिया हुआ सुनेंको तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सुनेंको व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। मैंने इससे पहले समझाया था, जब प्रश्नावली हमने स्टार्ट की थी, तो उस समय मैंने आपको एक द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखी थी, वहां सुनेंक और गुणांकों के बीच में संबंध जो था वो मैंने बताया था। उन्हीं के अनुसार पहला संबंध मैंने आपको बताया था सुनेंकों का योग। क्या बताया था, सुनेंकों का योग। सुनेंक हमारे पास में 2 है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, इनको जोड़ेंगे। अल्फा हमने -2 को माना है और प्लस बीटा हमने -5 को माना है। तो ये तो -2 है, या 2 चिन्ह पास पास में आ गए। किसी भी प्रश्न के अंदर, किसी भी प्रश्नावली के अंदर 2 चिन्ह अगर आपको पास पास में दिखे, पास पास का मतलब ये हो गया उनके बीच में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ये 2 चिन्ह पास पास में, तो चिन्हों का गुणा करवा दो। प्लस को माइनस से गुणा करने पे -5 बराबर कितने आ गए, माइनस के 7, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस की संख्या है, दोनों माइनस की संख्या जोड़ दी, माइनस के 7 हो गए। आगे आपको लिखना है -b/a। क्या लिखना है, -b/a। दूसरा क्या है, दूसरा है सुनेंकों का गुणनफल। क्या है, सुनेंकों का गुणनफल। और सुनेंक हमने 2 माने, एक अल्फा और बीटा। अल्फा का मान -2 है, बीटा का -5 है, इनका गुणा करवा देते हैं। अल्फा गुणा बीटा -2 गुणा -5। जब भी गुणा करवाएं, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, संख्या का संख्या से होता है। माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस, 2 को 5 से गुणा करने पे 10। आगे क्या लिखना है, c/a। तो ये आपका एग्जांपल दूसरा था, इसमें x² + 7x + 10 को गुणनखंड विधि से सरल किया है, अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी अगर कम समझ में आया है तो आगे वाला और एग्जांपल करेंगे तो अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप तीसरा उदाहरण इसका, तीसरा एग्जांपल देखिए, द्विघात बहुपद x² - 3 के सुनेंक ज्ञात कीजिए और सुनेंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे देखो केवल 2 ही पद दिए हुए हैं, एक तो x² का और एक -3, केवल 2 ही पद दिए हैं, x वाला पद इसमें नहीं है। और सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके पहले के अंदर दिया हुआ है t² - 15। जब भी आपको केवल 2 ही पद मिले, एक तो स्क्वायर का मिले और एक सीधी संख्या का पद मिले, और दोनों के बीच में अगर माइनस का चिन्ह हो, तो आपको करना क्या है, इसके गुणनखंड बहुत ही सरल है और इसके सुनेंक ज्ञात करना भी सिंपल है। देखो x² माइनस, यहां तक तो सेम ही लिखना है। अब आगे जो भी संख्या दी गई आपको, तो अंडरूट लगा करके उसकी घात 2 कर दो। दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर केवल आपको 2 ही पद दिए जाएं, स्क्वायर का पद और सीधी संख्या का पद, तो आपको क्या करना है, बीच में चिन्ह माइनस का होना चाहिए, स्क्वायर का पद और सीधी संख्या, और बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, माइनस का। तो आपको करना क्या है, स्क्वायर का पद लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उस पे अंडरूट लगा करके उसकी स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप कोई भी संख्या हो, जैसे ये √3 है, इसकी घात 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको 2 बार गुणा करो। 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। यानी कि इसका मान 3 है, यानी 3 का हमने केवल रूप चेंज किया है, बल्कि मान उसका सेम वही है। अब यहाँ पे एक सर्वसमीका जो शायद याद होगी, a² - b²। इस सर्वसमीका को अगर हम सरल करें तो इसके क्या होते हैं गुणनखंड, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। इस सर्वसमीका के अनुसार हम इसको सरल कर लेंगे, यानी इसको एक बार आप प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। तो x - √3 गुणा x + √3, एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, हो गए इनके गुणनखंड। अब दोनों के बराबर में 0 कर दो, x - √3 बराबर 0, या फिर x + √3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब ये √3 या प्लस में उधर जाते हैं, माइनस में उधर जाते हैं, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
और यहाँ √3 प्लस में उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये मतलब आप ये पहले भी लिख सकते हो, ये बाद में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी, उसके हिसाब से मैंने इसको सोल्व कर लिया। ये अल्फा का मान आ गया यहाँ पे √3 और बीटा का मान क्या मान लिया हमने, दूसरा सुनेक का वो बीटा मान है हमने, और बीटा का मान आ गया -√3। अब हमें क्या करना है, सुनेकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। पहली क्या है, सुनेकों का योग, दो सुनेक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, एक तो √3 है और प्लस माइनस √3, दो चिन्ह पास पास में आगे चिन्हों का गुणा करवा दो, √3 माइनस √3 बराबर क्या आ गया 0, और आगे क्या लिखना है -b/a। और दूसरा क्या है, सुनेकों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, अल्फा गुणा बीटा बराबर √3 गुणा -√3, प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस, √3 को √3 से गुणा करने पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या आएगा 3, आगे क्या लिखेंगे c/a। तो ये था तीसरा उदाहरण जिसमें x² -3 ये बहुपद दिया गया था, जिसके सुनेक ज्ञात कर लिए, सुनेक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। चौथा उदाहरण देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके सुनेकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या है, सुनेकों का योग, यानी जो पहले नाम लिखा सुनेकों का योग, तो पहली संख्या है वो सुनेकों का योग है, यानी सुनेकों का योग क्या है -3 है, तथा गुणनफल कितना है 2 है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, सुनेकों का योग। हमने 2-3 एग्जांपल किए, उसमें सुनेकों के योग को हमने अल्फा प्लस बीटा से दर्शाया है, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और साथ में सुनेकों का योग ये भी लिख दिया, -3 है। और दूसरा क्या है, सुनेकों का गुणनफल कितना है 2 है। गुणनफल को हमने अल्फा गुणा बीटा से लिखा था, तो इसका मान 2 लिख दिया। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x² -अल्फा प्लस बीटा गुणा x और प्लस अल्फा गुणा बीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सूत्र को, x² माइनस, यहां पे लिख सकते हो आप सुनेकों का योग और गुणा में x और प्लस सुनेकों का गुणनफल, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, सुनेकों का गुणनफल। अब जो भी योग और गुणनफल दिया गया है वो इसमें लिख देते हैं। देखो x² माइनस सुनेकों का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है हमने -3, तो यहाँ ये तो माइनस का चिन्ह सूत्र के हिसाब से लगाया है, और सुनेकों का योग है वो भी ऋणात्मक है, और यहाँ गुणा में x है लिख दिया, प्लस सुनेकों का गुणनफल कितना है 2 है लिख दिया। x² माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस, 3 को x से गुणा करने पे 3x और प्लस 2। तो ये हो गया आपका, अगर सुनेकों का योग और गुणनफल 2 चीजें दी जाए तो द्विघात बहुपद आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, वो तरीका है, और ये सूत्र लिखा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया। दोस्तों अगर इस चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मतलब आगे आने वाले बोर्ड के एग्जाम के अंदर बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। दोस्तों इसी प्रकार मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा, अगर आप सभी का मुझे साथ मिला